हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल। चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज, क्या हुआ? आवाज ठीक आ रही है ना? हाँ, नहीं आ रही है आवाज अच्छे से? ये बात नहीं, पर दोबारा से कर लेते हैं। अच्छा, अभी ठीक है? नाउ एम आई ऑडिबल? चलिए, सो वेलकम टू सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। एक्साइटेड एवरीवन? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज प्यूटेटिव। सबसे पहले तो देखो, लास्ट में आईवीई लग रहा है। आईवी लग रहा है, जिन शब्दों के लास्ट में आईवी लगता है वो वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स। प्यूटेटिव का मतलब क्या कि आप लोग उसको वैसा मानते हो, अनुमानित, मतलब आप मानते हो, जनरली कंसिडर्ड और रेप्यूटेड टू बी समथिंग। तो अगर आप किसी इंसान को कैसा मानते हो या किसी चीज को ऐसा मानते हो, इसका मतलब वो चीज क्या है? प्यूटेटिव है। सपोज्ड, प्रिज्यूम्ड, रेप्यूटेड, मतलब आप उसको वैसा मानते हो। कंफर्म है, प्रूवन है, वेरीफाइड है, मतलब कंफर्म है, आप मानते नहीं हो उसको वैसा, वो ऐसा है ही। तो ऐसा माना जाता है कि वो ओनर है उस पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट का। मैन्यूस्क्रिप्ट मीन्स जो लिखावट मिली है आप उस चीज का, वो क्या है? प्यूटेटिव ओनर है, मतलब ऐसा माना जाता है। चलो, अगर आप किसी चीज को मान रहे हो और मान लो आपको उस पर डाउट है, तो सबसे पहले मुझे बताओगे कोई चीज अगर डाउट में है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? बहुत बार पढ़े हैं हमने, तो याद हो गए होंगे। क्या बोल रहे हैं? आई कैन स्मेल अ रैट। आई कैन स्मेल अ रैट का मतलब क्या? मुझे उस चीज को लेकर डाउट है। कोई चीज डाउट में है मतलब अंडर द क्लाउड है, मतलब मुझे उस चीज को लेकर डाउट है। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। आप उसको क्या कर रहे हो? ग्रेन ऑफ सॉल्ट से ले रहे हो। इसका मतलब आप क्या हो? डाउटफुल हो। आप क्या हो? स्केप्टिकल हो, ड्यूबियस हो। ठीक है, अगली बात करते हैं। आपको एकदम कंफर्म है, जो जैसा है बिल्कुल कंफर्म है, आपको कोई डाउट नहीं है, तो आप उसको क्या बोलते हो? बियॉन्ड डाउट है। बियॉन्ड डाउट है, इसका मतलब क्या है? एकदम सर्टेन है, कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, कोई चीज अगर अनसर्टेन है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, उसके लिए क्या इडियम यूज करते हैं? अप इन द एयर। कोई चीज अगर हवा में लटकी हुई है तो वो कैसी है? अनसर्टेन है। अच्छा, अगर आप अनसर्टेन हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या डिसीजन लूं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, मैं बैंकिंग की तैयारी करूं या एसएससी की तैयारी करूं या डिफेंस की तैयारी करूं या पापा का बिजनेस संभाल लूं, आप क्या हो? यू आर सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब क्या हो गया? यू आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजन, यू आर अनडिसाइडेड। चलो, अच्छा, अगर आप मान लो गेस कर रहे हो, आपको पता नहीं वो चीज कैसी है और आप गेस कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? सरमाइज कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? कंजेक्चर कर रहे हो, आप स्पेक्यूलेट कर रहे हो। इसका मतलब क्या? आपको पता नहीं, आप गेस करने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, अगर आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, प्रिडिक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जामिनेशन में वर्ड आता है प्रिडिक्ट। आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि क्या होगा, तो आप क्या कर रहे हो? प्रिडिक्ट के मुझे 10-12 सिनोनिम्स बताना। एंटिसिपेट कर रहे हो, प्रोफेसाई कर रहे हो। अच्छा, ये जो एस वाला होता है ना, ये वर्ब है ना, ये सारे वर्ब्स हैं जो हम लिख रहे हैं। इसका जो सी वाला होता है वो नाउन होता है। तो सी वाला नाउन है प्रोफेसी, इसका मतलब होता है प्रोडिक्शन। और इसका मतलब क्या होता है? आप किसी चीज को क्या कर रहे हो? प्रोडिक्ट कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो कि वो ऐसी होगी। आप उस चीज को फोरकास्ट कर रहे हो। अच्छा, फोरकास्ट का ना बहुत बार एरर वाला क्वेश्चन आता है, हमेशा याद रखना, जब भी वर्ड कास्ट आ जाए तो उसकी सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सारी सेम होती हैं। कास्ट, 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 ब्रॉडकास्ट, 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 फोरकास्ट, फोरकास्ट, फोरकास्ट। फोरकास्टेड जैसा कोई शब्द नहीं होता है। तो यहां से इतनी मल्टीपल टाइम्स एरर का क्वेश्चन आया ना कि क्या बताऊं।
ब्रॉडकास्टेड जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, तो इनके जैसे कोई शब्द नहीं होते हैं। तीनों फॉर्म्स क्या होते हैं, तीनों फॉर्म्स हमेशा और हमेशा सेम होती है। चलो, और कुछ फोरटेल कर रहे हो, फोरटेल करने का मतलब क्या है कि आप पहले से बता रहे हो कि ऐसा ऐसा हो जाएगा। अच्छा, ऑगर कर रहे हो, ऑगर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जाम में आता है। ऑगर कर रहे हो मतलब आप बता रहे हो कि आगे क्या होने वाला है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, प्रेडिक्शन कर रहे हो कि ये चीज आगे हो सकती है। अच्छा, ये तो हमने 5-6 वर्ड्स ही किए हैं, अभी तो हमें और वर्ड्स भी करने प्रेडिक्ट के। मुझे वर्ड्स बताओ, कोई चीज अगर किसी चीज का सिग्नल है तो मतलब वो बता रहा है कि ऐसा हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, कोई किसी चीज का सिग्नल होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जाम आता है। हार्बिंजर, हार्बिंजर का मतलब क्या है, वो उस चीज का सिग्नल है। ओमेन, वो उस चीज का सिग्नल है। पोटेंट, वो उस चीज का सिग्नल है। हेराल्ड, वो उस चीज का सिग्नल दे रहा है। फोर रनर, वो उस चीज का सिग्नल दे रहा है। प्रीकर्सर, सारे शब्दों का मतलब क्या है कि वो क्या कर रहा, बता रहा है, वो सिग्नल दे रहा है कि आगे ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ व्हाट, सिग्नल। इसके लिए हमने एक ईडियम पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम, राइटिंग ऑन द वॉल। तो कोई चीज अगर राइटिंग ऑन द वॉल है, इसका मतलब वो सिग्नल कर रही है कि आगे क्या होने वाला है। अच्छा, कोई चीज अबाउट टू हैपन है, सिग्नल तो आपको मिल गया कि वो चीज होने वाली है। तो अबाउट टू हैपन है मतलब ऑन द कार्ड्स है, ऑन द होराइजन है। इन दोनों का मतलब क्या होता है, दैट इज अबाउट टू हैपन, वो चीज कभी भी हो सकती। चलो, वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज कंटेंशियस। कंटेंशियस का मतलब क्या है, ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा लड़ाई वाली है। लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। मतलब कोई भी चीज जो बहुत लड़ाई वाली है उसको आप क्या बोलते हो, कंटेंशियस। इसी बात पे मुझे आज आप कितने बताओगे, 30 सिनोनिम्स बता दो ऐसे इंसान के जो बहुत लड़ाकू होते हैं, जो पूरे टाइम लड़ाई करता रहता है। 30 से कम में काम नहीं चलेगा। कॉलरिक, इरास्केबल, पीविश, पेट्यूलेंट, इर्कसम, कैंटैंकरस, बेलिजरेंट। बेली रूट वर्ड का मीनिंग होता है वॉर, तो बेलिजरेंट मीन जो लड़ाकू इंसान है। बेलिकोस, आपस में दुश्मनी है तो क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्टिक रिलेशंस है। हॉस्टाइल रिलेशंस है, आपस में रिश्ते बहुत खराब है। एक्रिमोनियस, आपस में बहुत ही ज्यादा रिश्ते खराब है, बहुत ज्यादा खराब रिश्ते बने हुए हैं। फिर दो वर्ड्स एक जैसे, ग्रम्पी और ग्राउची। क्रैंकी, सल्की, सरली, बहुत ज्यादा रूड सा, बहुत ज्यादा खराब सा। स्नैपिश, और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा हो, मैम टेस्टी रह गया, राइट, टेस्टी। बहुत गुस्सा आ रहा है उसको तो इंडिग्नेंट। एंग्री, कितने हुए, 5, अभी 20 हुए, 10 और बताने हैं आपको। शॉर्ट टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड, हॉट हेडेड, आर्ग्यूमेंटेटिव, क्वेरुलस। क्वेरुलस में जो पूरे टाइम चिक 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 करता रहे, ऐसे इंसान को क्या बोलते हो, क्वेरुलस। और कोई वर्ड मैम, कॉम्बैटिव रह गया, वेरी नाइस, कॉम्बैटिव। कॉम्बैटिव मीन जो लड़ता है। रूड, रूड का एक वर्ड था इंसोलेंट। इंसोलेंट कौन होता है, ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा क्या होता है, रूड होता है। चर्लिश, चर्लिश इंसान भी कैसा होता है, बहुत ज्यादा रूड होता है, राइट। और कोई वर्ड, हाँ, क्वारलसम रह गया, वेरी गुड, क्वारलसम, जो पूरे टाइम चिक 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 करता रहे, पूरे टाइम रूड रहे। जितने भी हमने वर्ड्स किए, मैं बिकरिंग रह गया, राइट, बिकरिंग। आप लोग एक वर्ड ज्यादा ही करवा देते हो हमेशा। पग्नेशियस, चिड़चिड़ा सा, जिद्दी सा, रूड सा, राइट। जितने भी हम, इरिटेबल।
जितने भी हमने वर्ड्स किए सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स, और सबका मतलब है कि ऐसा इंसान बहुत ज्यादा कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा लड़ाकू सा होता है। चलो इरेट रह गया मैम, राइट इरेट, लड़ाकू, बस भी करो अब। चलो वापस आते हैं। तो कंटेंशियस क्या होता है, जिसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, जिसके ऊपर कोई लड़ाई हो जाए। कंट्रोवर्शियल है, पोलेमिकल है, डिस्प्यूटेबल है, मतलब जिसके ऊपर लड़ाई हो जाए। एंटोनिम्स कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है, हार्मोनियस है, शांति भरा है, कंसेंसुअल है, सबकी बात, सबकी सहमति है, यूनानिमस है, सबकी सहमति है। तो जो प्रपोज लैंड एक्विजिशन पॉलिसी थी, जो आई लैंड एक्विजिशन पॉलिसी, मतलब प्रपोज हुई, अभी ऑफर आया है जिसका, वो एक बहुत ही ज्यादा लड़ाई वाला पॉलिटिकल इशू बन गया। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज क्वैगमायर। कैसी है ये पहेली, कैसी है ये दुविधा। क्वैगमायर, क्वैगमायर शब्द का मतलब क्या हो गया कि आप फंसे हुए हो, आपको समझ नहीं आ रहा, करे तो क्या करें। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, अ डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड एंड डेंजरस सिचुएशन। एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को क्या बोलते हैं, क्वैगमायर। प्रेडिकामेंट, डिलेमा, इम्पासे, मतलब आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। और क्या बोल सकते हैं डिफिकल्ट सिचुएशंस को, इम्ब्रोग्लियो, मतलब आप फंसे हुए, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। कोनंड्रम, आप फंसे हुए हो। मोरास, आप फंसे हुए हो। और क्या बोल सकते हैं अगर आप प्रॉब्लम में हो, हाँ कुछ इडियम्स भी लिख ही लेते हैं। यू आर इन डीप वाटर, आपको समझ ही नहीं आ रहा। बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। कंफ्यूज्ड हो आप, कंफ्यूज को क्या बोलते हैं, एट सिक्स एंड सेवेंस। एट सिक्स एंड सेवेंस मीन्स कंफ्यूज्ड हो, समझ नहीं आ रहा क्या करें। एट वंस विट्स एंड, समझ नहीं आ रहा क्या करें। एट सी, इन अ जैम, इन अ पिकल, इन हॉट वाटर, इन अ टाइट स्पॉट। सारे इडियम्स का मतलब क्या है, सारे के सारे इडियम्स का मतलब वही है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या। स्टक इन अ रट, मतलब फंसे हुए। अच्छा कोई अगर प्रॉब्लम का पिटारा खोल दे उसको क्या बोलते हैं, कोई अगर प्रॉब्लम का पिटारा खोल दे, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। ओपन पेंडोराज बॉक्स, आपने क्या किया, पेंडोरा बॉक्स ओपन कर दिया। ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स, पेंडोरा बॉक्स तो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ गया है। दोनों का मतलब क्या है कि आपने प्रॉब्लम्स को खुद न्योता दे दिया, आपने प्रॉब्लम्स का पिटारा अपने लिए क्या किया, खोल दिया। चलिए वापस आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, एंटोनिम सोल्यूशन है, फायदा है, अपॉर्चुनिटी है, प्रॉब्लम नहीं है। तो कंपनी जो अपने आप को एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस गई, उसने अपने आप को एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पाया, मतलब कंपनी एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस गई। नेक्स्ट वर्ड इज ओडियस। सबसे पहले तो लास्ट में ओयूएस लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। ओडियस मीन्स वो चीज बहुत ही ज्यादा खराब है, हद से ज्यादा खराब कोई चीज होती है, आप उस चीज को क्या बोलते हो, ओडियस है। इसी बात में मुझे कितने सिनोनिम्स बताओगे ओडियस के आज, 50 बता पाओगे, कोशिश करते हैं 50 की, लेट्स ट्राई इट आउट। कोई चीज नफरत के लायक है, एबॉरेंट है, एबोमिनेबल है। डी वाले बहुत सारे वर्ड्स थे, मैं सारे एक साथ लिखे। डिस्गस्टिंग है, डेस्पिकेबल है, डिप्लोरेबल है, बहुत ही खराब है तो डिसअपॉइंटिंग भी है ना, डिसअपॉइंटिंग है, डिटेस्टेबल है, नफरत के लायक है। चलो रिपग्नेंट है, आर से भी बहुत सारे वर्ड्स थे। रिप्रोचेबल है, रेप्रीहेंसिबल है। एच से भी बहुत सारे वर्ड्स थे ना, हॉरेंडस है। अभी और कोई याद नहीं आ रहा, याद आएंगे तो लिखेंगे। जी वाले वर्ड्स लिख लेते हैं, चलो घासली है, ग्रूसम है, ग्रोटेस्क है, एम से भी लिख लेते हैं, मैकाबर है।
हॉरिबल है, हाँ हॉरिबल बहुत ही खराब है। हॉरिबल है, ऑफुल है, एग्रेगियस है, एबिसमल मीन्स बहुत खराब सिचुएशन है, मतलब एबिसमल है। कितने हो गए? 20 हो गए। 20 और बता दो, इसी पेज पे बता दो। हेटफुल है, लोथसम है। करवा दोगे 50 आज? क्या लगता है? लोथसम इज व्हाट? नफरत के लायक है। ऑफेंसिव है, हीनस है, बहुत ही खराब है। हिडियस है, सॉर्डेड है, घिनौनी है। सॉर्डेड इज बहुत घिनौनी है। ओडियस है, बहुत ही खराब है। फिर वो आ जाते हैं ना बोल्ड एंड शेमलेस वाले वर्ड्स। ब्लेटेंट है, फ्लैग्रेंट है, ब्रेजन है। इन तीनों शब्दों का मतलब क्या होता है? एकदम ही शेमलेस है, मतलब बहुत ही ज्यादा खराब है, हद से ज्यादा खराब है। और कोई वर्ड? रिवॉल्टिंग है, बहुत ही खराब है। कंटेम्प्टेबल है, कंटेम्प्टेबल इज व्हाट? नफरत के लायक है, बहुत ही ज्यादा खराब है। फाउल है, नास्टी है, बहुत ही ज्यादा खराब है। वाइल है, हद से ज्यादा खराब है। हाँ, और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा हो? हॉरिड है, अनप्लेजेंट है, वेरी नाइस। अनप्लेजेंट वर्ड कैसे रह गया? अनप्लेजेंट इज व्हाट? बहुत ही ज्यादा खराब है, हद से ज्यादा खराब है। क्वेश्चनेबल है, सवाल उठ रहा है, मतलब बहुत खराब। क्वेश्चनेबल चीज भी क्या होती है? बहुत खराब होती है। और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा हो? नहीं तो फिर हम क्रूअल वाले भी लिख सकते हैं, इसके नियर सिनोनिम्स में आते हैं क्रूअल वाले वर्ड्स। और उससे पहले एक बार याद कर लो, और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा हो तो। चल, अब फिर क्रूअल वाले ही लिख देते हैं। यहाँ पे कितने हो गए? 40 यहाँ हो गए थे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5, सॉरी 20 कितने हुए थे यहाँ? 20 यहाँ हो गए थे। 30, 1 2 3 4 5, 35। एक वर्ड और बताओ, फिर अगले पेज पर आएंगे। कोई चीज़ बहुत खराब है, रेपेलेंट है, आपको अपने आप से दूर फेंक रही है। चलो, 10 मोर वर्ड्स टू गो। इसके नियर सिनोनिम में आ जाते हैं। क्रूअल है कोई इंसान, बहुत ही खराब इंसान है, तो एट्रोशियस है, ब्रूटल है, ब्रूटिश है, सैवेज है, बार्बरस है, बारबेरिक है, सैटानिक है, डेविलिश है, डिमनिक है, फील्डिश है, डायबोलिकल है, कोल्ड हार्टेड है, कैलस है, स्टोन हार्टेड है, पत्थर का दिल है उसका, अनकाइंड है, इनह्यूमेन है। ये सारे के सारे वर्ड्स किसके सिनोनिम्स हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स क्रूअल वर्ड्स के सिनोनिम है, कि मतलब वो इंसान कैसा है, बहुत ही ज्यादा क्रूअल है। 50 से ज्यादा ही करवा दिया आप लोगों ने, 55 57 करवा दिए, क्या बात है। मैम ऑब्नोक्शियस वर्ड रह गया था वहां, राइट? ऑब्नोक्शियस भी तो रह गया था। ऑब्नोक्शियस चीज भी कैसी होती है? बहुत खराब होती है। आउटरीजियस भी रह गया था मैम, वेरी नाइस। आउटरीजियस इज ऑल्सो व्हाट? जो बहुत खराब है। 59 वर्ड्स। रुथलेस भी रह गया मैम, 60 वर्ड्स, क्या बात है। मतलब वो इंसान बहुत हार्श है, 61। मर्सीलेस है, राइट, 62। चलो आ जाए वापस, लेट्स कम बैक। तो ओडियस मीन्स बहुत ही खराब है। एबहॉरेंट, लोथसम, रिपग्नेंट, ये सारे के सारे हमने सिनोनिम्स में कर दिए। एंटोनिम्स एडमायरेबल है, तारीफ के लायक है, कमेंडेबल है, तारीफ के लायक है, अपीलिंग मतलब अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा, प्रेज वर्दी है, तारीफ के लायक है। मैम अपॉलिंग वर्ड भी रह गया वहां पे, अपॉलिंग वर्ड भी ऐड कर सकते हो वहां पे, राइट। अपॉलिंग इज ऑल्सो व्हाट? बहुत खराब।
तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसान को किडनैप करना, जबरदस्ती कहीं ले जाना, सारी चीजें करना, ये एक बहुत ही घिनौना क्राइम है जो इंसान की बेसिक ह्यूमन डिग्निटी को वायलेट करता है, तोड़ता है। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज रैंसैक। रैंसैक का मतलब क्या है? आप कहीं चोरी कर रहे हो, कुछ नुकसान पहुंचा रहे हो और उसको पूरी तरीके से ढूंढ रहे हो, तहस तहस कर रहे हो उस चीज को, उसको बोलते हैं रैंसैक करना, मीन्स तबाह कर रहे हो एक तरीके से। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। तो टू सर्च अ प्लेस थॉरली एंड वायलेंटली, आप किसी जगह को ढूंढ रहे हो बिल्कुल बहुत गहराइयों में और बहुत खराब तरीके से, उसको बर्बाद सा करते हुए, चोरी कर रहे हो जब डैमेज कर रहे हो, तो प्लंडर कर रहे हो, पिलेज कर रहे हो, लूट रहे हो, मतलब आप उस चीज को क्या कर रहे हो? तबाह कर रहे हो। एंटोनिम्स, प्रोटेक्ट कर रहे हो, गार्ड कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो, आप उस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो जो बर्गलर्स थे, जो चोर थे, उन्होंने पूरे घर को तबाह कर दिया सामान ढूंढते ढूंढते, तो उन्होंने पूरे घर को क्या कर दिया? तबाह कर दिया। तो बर्गलर्स चोर को बोलते हैं, और इसका वर्ब फॉर्म क्या होता है? बर्गलराइज, मीन्स चोरी करना। अच्छा, जिसको लत होती है चोरी की, उसको क्या बोलते हैं? बहुत बार एग्जाम में आता है, क्लेप्टोमेनियाक। ये बहुत बार एग्जाम में इस पर डबल चमक करके लिखेगा, ऐसा इंसान जो क्या करता है, ऐसा इंसान जिसको आदत होती है चोरी करने की, और अपने आप को रोक ही नहीं पाता चोरी करने से, सच अ पर्सन इज क्लेप्टोमेनियाक। अगला वर्ड है मिंगलिंग। एक बड़ा प्यारा फ्रेज चला था कुछ टाइम पहले, सिंगल एंड रेडी टू मिंगल। तो मिंगल का मतलब क्या होता है? आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, उनके साथ मिक्स हो रहे हो, दैट मीन्स मिंगल कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? वर्ब। तो मिक्स कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो। इंटरमिंगल, एमलगमेटिंग मीन्स मिक्सिंग, ब्लेंडिंग मीन्स मिक्सिंग, मतलब मिक्स कर रहे हो। हाँ? साधारण शब्दों में बोले तो सोशलाइज कर रहे हो। एंटोनिम, सेग्रीगेटिंग, अलग अलग हो रहे हो, आइसोलेट अकेले हो रहे हो, सेपरेट अलग अलग कर रहे हो। तो साइंटिस्ट ने देखा कि किस तरीके से मिक्स हो रहे थे वार्म और कोल्ड ओशन करेंट्स कोस्ट लाइन के पास। तो साइंटिस्ट ने क्या देखा? इस चीज को देखा। मैम, आई एम नॉट सिंगल एंड नॉट रेडी टू मिंगल। चलो, वेरी नाइस। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड इज प्रोक्लेविटी। प्रोक्लेविटी मीन्स खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर, मीन्स कोई चीज आपको खींच रही है। लास्ट में ITY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। एक टेंडेंसी है एक बिहेवियर की तरफ, इंक्लिनेशन, पेंचेंट, प्री डिस्पोजिशन, मतलब आप उस चीज की तरफ खिंच रहे हो, फॉन्डनेस है आपको, खिंच रहे हो आप उस चीज की तरफ। एंटोनिम्स, एवर्जन, दूर हो रहे हो, डिस्क्लिनेशन, रिलक्टेंस, झिझक रहे हो। तो उसको एक अट्रैक्शन था चैलेंजिंग पजल्स को सॉल्व करने की तरफ, तो वो उसकी तरफ क्या होती थी? खिंची चली जाती थी। प्री डिस्पोजिशन भी बोलते हैं इसको ना, वेरी इंपॉर्टेंट। PPC तीनों वर्ड्स, पेंचेंट, प्री डिस्पोजिशन एंड प्रोक्लेविटी। अगले वर्ड पे आते हैं ड्रेप। ड्रेप करना, साड़ी पहनाने की आजकल सर्विस जो होती है जहाँ पे लोग आते हैं, उसको साड़ी ड्रेपिंग सर्विस बोलते हैं। तो ड्रेप का मतलब क्या होता है? लपेटना, साड़ी को लपेटा ही जाता है एक तरीके से। हाँ, इसका मतलब साड़ी ड्रेपिंग बोलते हैं उसको। तो आप किसी चीज को लपेट रहे हो, हैंग कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। क्लोक करना, कवर करना, एनवेलप करना, कवर करना, श्राउड करना, कवर करना, इन सारे शब्दों का मतलब क्या है? कवर करना। व्हील करना, व्हील इज घूंघट, तो घूंघट पे क्या करते हो? घूंघट से किसी को कवर करते हो। तो ये सारे के सारे शब्दों का मतलब कवर करना। मैंटल करना, कवर करना। अच्छा, यहाँ से ना एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अचानक से मुझे याद आया। एक तो ये वर्ड होता है क्लोथ, है ना, एक ये वर्ड भी होता है क्लोथ। बहुत सारे बच्चों को लगा क्लोथ की स्पेलिंग गलत है, सही है ये स्पेलिंग, दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग है बेटा। ये नाउन है, इसका मतलब है कपड़ा, और ये वर्ब है, इसका मतलब है कपड़े पहनाना। तो पार्ट ऑफ स्पीच का अलग अलग है ना। तो काइंडली डैश हिम, उसे क्या करो? वर्ब आएगी, क्लोथ हिम, तो CLOTHE आएगा। तो क्लोथ का मतलब क्या होता है? कपड़े पहनाना, ड्रेस करना उसे। चलो, एंटोनिम्स, एक्सपोज कर दिया मतलब अनवील कर दिया, अनकवर कर दिया, रिवील कर दिया, डाइवर्ज कर दिया, मतलब सबके सामने ले आए। तो बहुत मोटे मोटे क्लाउड्स ने माउंटेन्स को कवर कर लिया तूफान के आने से पहले।
अगले वर्ड पे आते हैं मल करना। मल करना मतलब आप गहराइयों में सोच रहे हो उस चीज के बारे में ना, एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। बहुत ही केयरफुल या बहुत गहराइयों में जाके सोच रहे हो, पॉन्डर कर रहे हो, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो, डेलिब्रेट कर रहे हो। और क्या बोल सकते हैं गहराई में सोचने को, च्यू ओवर, या फिर च्यू द कड भी बोलते हैं, है ना, गहराइयों में सोच रहे हो। ब्रूड ओवर, गहराइयों में सोच रहे हो। रूमिनेट कर रहे हो, गहराइयों में सोच रहे हो। मैं रात को सोच के सुबह जवाब दूंगा, उसके लिए क्या फ्रेज यूज करते हैं, स्लीप ऑन इट। आई विल स्लीप ऑन इट का मतलब क्या है कि मैं आराम से रात भर सोचूंगा उसके बारे में और फिर मैं तुम्हें सुबह जवाब दूंगा, मैं सोचूंगा उसके बारे में। रैक वंस ब्रेन्स, मतलब मैं उस चीज के बारे में क्या करूंगा, सोचूंगा। इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या है, सोचना गहराइयों में जाके। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब्स, ऑल ऑफ देम आर वर्ब्स। एंटोनिम्स इग्नोर कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, कोई वैल्यू ही नहीं दी, तो उसने शाम बिता दी जॉब ऑफर के बारे में सोचते सोचते रिप्लाई करने से पहले। नेक्स्ट वर्ड इज पोस्ट हेस्ट। हेस्ट का मतलब है जल्दीबाजी, तो पोस्ट हेस्ट मीन्स आपने तुरंत के तुरंत वो काम कर दिया। तुरंत के तुरंत, कोई चीज तुरंत के तुरंत होती है, क्या फ्रेज यूज करते हैं, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, मतलब इमीडिएटली, तुरंत की तुरंत। विद ग्रेट स्पीड और अर्जेंसी, इमीडिएटली, प्रॉम्प्टली तुरंत, एक्सपीडियंटली तुरंत, इंस्टेंटली तुरंत। एंटोनिम्स आराम से, ग्रेजुअली इज हौले हौले, डेलिबरेटली इज बहुत सोचते समझते हुए। तो रिलीफ मटेरियल्स को भेजा गया तुरंत की तुरंत जब इतना तबाही मचा देने वाला अर्थक्वेक आया, तो तुरंत की तुरंत सामान को भेजा गया। समझ आई वोकैबुलरी सभी को, मजा आया नहीं आया सभी को, एवरीवन यस और नो, सभी लोग मुझे कमेंट करके अभी बताएंगे। एक रिक्वेस्ट करूंगी, सभी को पता है क्या रिक्वेस्ट है, जितने बच्चे देख रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। मलिंग ओवर फेलियर, आपके पास देखो दो ऑप्शंस होते हैं जब आप फेल होते हो ना किसी में, या तो आप उस फेलियर के बारे में ही सोचते रहो या फिर आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ो। चलो आज की कहानी है शौर्य की। तो शौर्य के अंदर ना हमेशा से एक अट्रैक्शन था, प्रोक्लिविटी मीन्स अट्रैक्शन था कि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करता है। लेकिन फिर क्या हुआ, वो एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने गया और वो उसमें फेल हो गया, तो वो ना फंस गया। क्वैगमायर मीन्स एक दुविधा में फंस गया, डिलेमा। उससे अपने ऊपर डाउट होने लग गया और वो नाखुश हो गया। कुछ लोग तो उसको एक प्यूटेटिव अचीवर मानने लगे। प्यूटेटिव अचीवर का मतलब क्या है कि बस मानते हैं, प्यूटेटिव मीन्स अज्यूम्ड, जो दिखता तो है कि बहुत कुछ कर लेगा लेकिन वो कभी कुछ कर नहीं पाया। बाकी लोग तो उस पर बड़े ही कंटेंशियस मीन्स बहुत ही लड़ाई वाली बातचीत करने लग गए उसकी एबिलिटी को लेके, और उस पर सवाल उठाने लगे कि क्या वो कभी सक्सेसफुल भी होगा। उनके बहुत ही ओडियस कमेंट्स थे, बहुत ही गंदे कमेंट्स थे, उससे उसको बहुत हर्ट होता था और उसको ऐसा लगता था कि फेलियर उसके माइंड में ऐसे एंटर कर गया है कि वो तबाह कर देगा हर सपने को जो उसने बनाया है। बहुत दिनों तक शौर्य अपने कमरे में अलग रहा, वो सोचता रहा, मलिंग ओवर मीन्स गहराइयों में सोचना, वो गहराइयों में सोचता रहा अपनी गलतियों के बारे में। उसके जो कर्टेन्स थे, रूम के जो पर्दे थे, उन्होंने विंडोज को ड्रेप किया मीन्स कवर किया और सनलाइट अंदर नहीं आ रही थी। एक शाम को उसने बच्चों को सुना कि वो ना मिक्स हो रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे बड़े कॉन्फिडेंटली कोचिंग सेंटर के बारे में, अपने गोल्स और प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे बच्चे। और उसको रियलाइज हुआ कि अकेले रहने से ना मेरा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। उसने डिसाइड किया कि मैं एक्ट करूंगा। पोस्ट हेस्ट मीन्स बहुत तुरंत की तुरंत, इमीडिएटली, तो इमीडिएटली मैं एक्ट करूंगा। उसने एक स्टडी स्केड्यूल बनाया, एक पूरा स्केड्यूल बनाया उसी रात को, और अगले दिन उसने दोबारा से शुरू कर दिया। उसने मोटिवेशन का वेट नहीं किया आने का। शौर्य ने अपनी गलतियों को चेक किया, अपने वीक एरियाज को स्ट्रांग बनाया, गाइडेंस लिया एक्सपीरियंस टीचर्स से और लगातार प्रैक्टिस किया उन दिन भी जब उसको लग रहा था जब प्रोग्रेस नहीं विजिबल है। जर्नी डिफिकल्ट थी लेकिन उसको समझ में आया कि फेलियर का मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंट है, वो एक है कि फेलियर भी एक टीचर होता है जो बताता है कि आपको किस किस जगह इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है।
महीनों बाद एग्जाम के रिजल्ट अनाउंस हुए, शौर्य ने ना केवल क्लियर किया बल्कि बहुत बढ़िया रैंक भी आई शौर्य की। वो लोग जो उसको डाउट कर रहे थे अब उसकी तारीफ कर रहे हैं। शौर्य को पता है लेकिन उसकी जो जीत है वो रिजल्ट नहीं है, वो जीत उसकी क्या है कि जब फेलियर उसको दबा रहा था, जब फेलियर उसको बोल रहा था तुम्हारी जर्नी ओवर हो गई है, जब वो उठा उस करेज से, वो उसकी असली जीत है। तो फेलियर आपका कॉन्फिडेंस कम कर सकता है, लेकिन अगर आप सोच समझ के एनालाइज करोगे और तुरंत एक्शन लोगे तो डिसअपॉइंटमेंट भी सक्सेस में कन्वर्ट हो जाती है। ये सारे के सारे वर्ड्स आप पीडीएफ से भी रिवाइज कर लेंगे, हमने स्टोरी में भी रिवाइज कर लिए सारे के सारे वर्ड्स। आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। पहला वर्ड है लैपिडिस्ट। लैपिडिस्ट कौन होता है? जो बहुत प्रेशियस स्टोन्स बनाता है। जैसे डायमंड को उसने एक जेम स्टोन बना दिया, तो बहुत प्रेशियस स्टोन पे जो काम करता है उसको बोलते हैं लैपिडिस्ट। ऑन्कोलॉजी बहुत बड़ा है, स्टडी ऑफ कैंसर इज ऑन्कोलॉजी। प्रोडिजी, वो क्या प्रोडिजी सबको पता है, प्रोडिजी मीन्स जीनियस। तो अनयूजुअली गिफ्टेड और इंटेलिजेंट यंग पर्सन को क्या बोलते हैं? प्रोडिजी, मतलब जीनियस। सियर, जो कहता है कि मुझे पता है आगे क्या होगा। चूचा, कौन सी मूवी में था चूचा? तो वो पर्सन जो कहता है कि मैं फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकता। सियर। गेन ऑन, धीरे 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 करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। टू ग्रेजुअली कैच अप विद समवन और समथिंग, आप यहाँ चल रहे हो, कोई चीज यहाँ चल रही है, धीरे 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 करके आप इसके लेवल पे आ गए और इससे भी आगे बढ़ गए। गेन ऑन। गैदर अराउंड, चारों तरफ इकट्ठे हो गए किसी चीज के। गियर अप मीन्स तैयार हो जाओ। गियर अप मीन्स बी रेडी। गेट अक्रॉस, एम आई एबल टू गेट अक्रॉस माई मैसेज, मतलब क्या मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रही हूँ। उसको बड़ा मुश्किल लगा कि वो अपनी पॉइंट को मीटिंग में लोगों तक पहुंचा पाए। तो गेट अक्रॉस मीन्स अपनी बात को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। टू बी इन द डॉग हाउस, मतलब जिस इंसान से आप प्यार करते हो उस इंसान के साथ आप किसी मुश्किल में हो, मीन्स यू आर इन द डॉग हाउस। टू प्ले हार्ड टू गेट, मतलब आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आपको, अब ये ना, ये वाली स्ट्रैटेजी बहुत लोग यूज करते हैं अपने कॉलेज टाइम में। हाँ, आप सामने वाले को पसंद करते हो बट आप चाहते हो कि इसको ऐसा लगे ना कि आप इसको पसंद करते हो, जिससे कि इसका भी इंटरेस्ट आप में आए। तो आप क्या करते हो? यू प्ले हार्ड टू गेट, मतलब आप प्रिटेंड करते हो कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो उसमें, इस बात के लिए को दिखाने के लिए कि वो भी आपके अंदर इंटरेस्टेड हो जाए। इग्नोर करते हो जानबूझ के। लव कॉन्कर्स ऑल, ये तो बहुत आसान है। हाँ, लव के पास सारी पावर है। टू बी द लव ऑफ समवंस लाइफ, यू आर द लव ऑफ माई लाइफ, मतलब तुम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन। इससे ज्यादा प्यार मैं किसी से नहीं कर सकता या कर सकती है। टू बी लवी डवी, लवी डवी इज आप बहुत रोमांटिक हो रहे हो, बहुत अफेक्शनेट हो रहे हो। लवी डवी, दे आर द लवी डवी कपल, लवी डवी कपल बोलते हैं ना, बहुत अफेक्शनेट और रोमांटिक। एक रोमांटिक का बड़ा प्यारा वर्ड होता है, बहुत बड़ा एग्जामिनेशन में आता है, अमोरस। अमोरस मीन्स बहुत रोमांटिक। हेड ओवर हील्स, राइट, हेड ओवर हील्स, आपके हील्स के ऊपर सिर्फ अब हेड है। क्यों? क्योंकि बीच का दिल तो कोई ले गया है। हेड ओवर हील्स मीन्स बी मैडली इन लव। ये स्टोरी सभी लोग टेलीग्राम चैनल से पढ़ेंगे। इंग्लिश विद निमिषा बंसल टेलीग्राम चैनल पे आपको ये स्टोरी शेयर हो जाएगी। आ जाते हैं आर्टिकल पे, स्टार्ट करें आर्टिकल। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, आप लोगों को एक बात बतानी थी। तो कल हम सभी लोग, पूरी की पूरी यस ऑफिसर टीम, आशीष सर, अंकुश सर, कुश सर, निमिषा मैम, मतलब यानी कि मैं, हम लोग एग्जाम सेंटर विजिट करने वाले हैं। तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मैं बता दूंगी कौन कौन से एग्जाम सेंटर्स हम विजिट करेंगे। तो कल हम बहुत सारे बच्चों से मिलेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुमारो एंड आई होप आप लोग भी बहुत बहुत एक्साइटेड होंगे। क्लियरेंस इन रिवर्स, रिवर्स में क्लियरेंस चल रहा है। टॉप कोट, पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस,
क्लियरेंस, यहाँ पे क्लियरेंस का मतलब क्या है? वो क्लियरेंस का मतलब होता है कि आपके पास बहुत ज्यादा बैकलॉग मीन्स आपके पास बहुत लंबी लिस्ट है केसेस की, कोर्ट्स के पास बहुत लंबी लिस्ट है केसेस की जो उसको सॉल्व करनी है, तो वो क्या कर रहा है? क्लियरेंस कर रहा है उन चीजों को। पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है आफ्टर द फैक्ट, पोस्ट मीन्स आफ्टर, फैक्टो मीन्स फैक्ट। अब यहाँ पे आफ्टर द फैक्ट का मतलब क्या है कि अभी है, पीछे जाके चीजों को क्लियर किया जा रहा है। चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं, पीछे जाके कैसा क्लियर हो रहा है। हाँ, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, क्लियरेंस इन रिवर्स, पीछे जाके क्लियर किया जा रहा है। चलिए लेट्स सी, पहले सभी लोग पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। इंडियाज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, तो इन्वायरमेंटल असेसमेंट का वैसे मीनिंग होता है इवैल्यूएशन। तो कोई भी एक प्रोजेक्ट अगर आ रहा है, उसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये जो पूरा का पूरा रूल्स है, पूरा का पूरा सिस्टम है, ये रेस्ट ऑन मीन्स डिपेंड करता है। किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? एक सिंगल सीक्वेंसिंग रूल है। सीक्वेंस का रूल का मतलब क्या? पहले आप क्लियरेंस दोगे कि चलो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लो, उसके बाद ही प्रोजेक्ट शुरू होना चाहिए, है ना? ये तो बहुत बेसिक सी बात है। तो सीक्वेंसिंग रूल क्या है कि प्रोजेक्ट को पहले इवैल्यूएट करो कि वो प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट पे कितना नुकसान पहुंचाएगा। बिफोर द पिकएक्स पियर्सेस द ग्राउंड, पिकएक्स का मतलब क्या है? हथौड़ा। तो हथौड़ा ग्राउंड पे चले मतलब प्रोजेक्ट शुरू हो, उससे पहले आइडेंटिफाई करो, उससे पहले उस प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करो कि इस प्रोजेक्ट का कितना नुकसान होगा एनवायरनमेंट पे। बिल्डिंग ऑपरेशनल हो जाए उसके बाद थोड़ी ना करने से कोई फायदा है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जुलाई 29 का जो ऑर्डर आया, एक बेंच ने दिया जिसको लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी। उन्होंने क्या किया? पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस दिए। अब समझ में आया कि पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस का क्या मतलब था। मतलब बिल्डिंग ऑपरेशनल हो गई है, बिल्डिंग चल रही है, प्रोजेक्ट बन चुका है, उसके बाद वो उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे रहे हैं। तो इनका जो ऑर्डर आया इस चीज पे ऑन पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस के ऊपर, ये रियफर्म करता है, मतलब इस बात को और स्ट्रांग बनाता है कि जो इस रूल को और स्ट्रांग बनाता है, इवन एज इट हॉलोज इट आउट। तो क्या करता है? हॉलो का मतलब होता है खोखला करना। तो ये जो ऑर्डर आया इनका जुलाई 29 का, वो इस रूल को स्ट्रांग बनाता है कि भाई पहले इवैल्यूएशन होना चाहिए, फिर प्रोजेक्ट शुरू होना चाहिए। साथ के साथ ये इसको खोखला भी बनाता है। चलो देखते हैं दोनों बातें कैसे साथ में होती हैं। बाय क्वैशिंग, क्वैशिंग का मतलब उन्होंने हटा दिया, कैंसिल कर दिया। तो 2021 में एक मेमोरेंडम आया था, एक डॉक्यूमेंट आया था, तो उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। साथ के साथ उन्होंने रास्ता खोल दिया। किस चीज का रास्ता खोल दिया? सरकार के लिए रास्ता खोल दिया कि वो लीगलाइज कर सकती है वायलेशंस को। मतलब अगर किसी प्रोजेक्ट ने कोई रूल तोड़ा है तो उसको सही कर सकती है एक स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन के थ्रू, मतलब एक अपने ऑर्डर के थ्रू। तो कोर्ट का जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, मतलब डिस्टिंक्शन मीन्स डिफरेंस, तो कोर्ट ने जो डिस्टिंक्शन किया, जो डिफरेंस किया, किस किस चीज में डिफरेंस किया? एक तो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का कोई जो ऑर्डर है, और दूसरा क्या हो गया? एक नोटिफिकेशन। तो इन दोनों चीज में जो डिफरेंस हुआ वो क्या है? एक फिग लीफ। फिग लीफ का मतलब क्या होता है? बहुत ही खराब चीज।
तो फिग लीफ एक ईडियम होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ही खराब है, आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसके ऊपर एक पत्ता रख दे रहे हो जिससे कि वो खराब चीज लोगों को विजिबल ना, उस ईडियम को बोलते हैं फिग लीफ। समझ में आया? तो फिग लीफ एक तरह का पत्ता है, कोई खराब चीज को छुपाने के लिए आपने उसके ऊपर रख दिया, मतलब आप किसी खराब चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। तो कोर्ट क्या कर रहा है, चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो सिर्फ क्या कर रहा है, उसने एक प्रोसीजरल नाइसिटी कर दी, मतलब उसने दिखाया तो ऐसा कि मैं कितना बढ़िया काम कर रहा हूं। और कैसे उसको सजाया, उसको सजाया कि मैं रिस्पेक्ट करता हूं इन्वायरमेंटल नॉर्म्स की, मैं इन्वायरमेंटल रूल्स रेगुलेशंस की रिस्पेक्ट करता हूं। कोर्ट ने ऐसा दिखाया बट एक्चुअल में वो चीज थी नहीं, उसके पीछे एक खराब चीज छुपी हुई थी। वो क्या थी, खराब चीज क्या छुपी हुई थी उसके पीछे? द डीपर प्रॉब्लम दैट द जजमेंट डज नॉट कन्फ्रंट। एक प्रॉब्लम जो जजमेंट ने फेस नहीं की, वो क्या है? डिसोनेंस। डिसोनेंस मीन्स डिसअग्रीमेंट। डिसअग्रीमेंट है, चीजें मैच नहीं कर रही है। स्टेट लेवल अप्रेजल मशीनरी, जो स्टेट लेवल इवेल्युएशन होता है वो, और जो सेंटर का लॉ है, ये दोनों चीजें मैच नहीं कर रही। जो स्टेट की इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की अथॉरिटीज हैं, जिसमें एक्सपर्ट कमिटीज आती हैं, पोल्यूशन बोर्ड्स आते हैं, जब उनको पता लगता है कि यहाँ पे रूल फॉलो नहीं हुआ है, इसके बाद उनको पता लगता है, हाईवे जब बन जाता है, पोर्ट जब बन जाता है, स्टील का प्लांट जब बन जाता है, तो उसको उसके बनने के बाद उनको पता लगा कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में कि रूल्स फॉलो नहीं हुए, तो उस केस में पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस दे दिया जाता है। मतलब बिल्डिंग बनने के बाद ठीक है ना, चलो चलता है ना, तो बन गई ना बिल्डिंग, चलो कोई बात नहीं, क्लियरेंस दे दो उस प्रोजेक्ट को। ये एक एक्सेप्शन नहीं रहता, मतलब ये नॉर्मल हो जाता है और ये डिजाइन बन जाता है, मतलब नॉर्मल हो जाता है। तो ऑथर ने यहाँ पे कितनी बड़ी बात बोली, ऑथर ने बोला कि हमारे इंडिया में क्या होता है, किसी प्रोजेक्ट के बनने से पहले होना चाहिए असेसमेंट कि वो इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। इंडिया में प्रोजेक्ट बन जाता है, उसके बाद पता लगता है वहां के बोर्ड को कि ये प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा रहा था, ये रूल्स तोड़ रहा था। तो उसके बाद जब पता लगता है तो वो वहां जाते हैं और उसको क्लियरेंस दे देते हैं। आप तो बन के आप क्या कर सकते हैं? तो पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस सारे प्रोजेक्ट्स को मिल जाता है। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट किया जाता है। अप्रेज्ड का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएट किया जाता है। उनको बोलता है फेट अकॉम्प्लाई। फेट अकॉम्प्लाई एक फॉरेन वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है अब जो हो गया तो हो गया, अब उसको बदल तो सकते नहीं है, अब प्रोजेक्ट तो बन गया है। फेट अकॉम्प्लाई मीन समथिंग दैट हैज हैपेंड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड नाउ। फिर वो क्या बोलते हैं, उनकी जो इकोलॉजिकल कॉस्ट है, मतलब इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, वेड ओनली वंस डिमोलिशन विद कॉस्ट मोर देन एब्सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन में? इस लाइन का मतलब हुआ कि अब अगर उस बिल्डिंग को गिराएंगे, उस प्रोजेक्ट को बंद करेंगे, तो उसका भी तो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उनकी जो इकोलॉजिकल कॉस्ट है, जो इन्वायरमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, वेड ओनली वंस, उसको एक ही बार वे किया जाता है। वेड वंस, वेड ओनली, उसको तभी वे किया जाता है जब डिमोलिशन जो है, उसको गिराने की जो कॉस्ट है वो ज्यादा होगी देन एब्सोल्यूशन, उसको हटाने की कॉस्ट से। लाइन बड़ी अजीब से, वो दोबारा से पढ़ते हैं। इस लाइन में क्या बोला गया? इनकी जो इकोलॉजिकल कॉस्ट है, उनकी इकोलॉजिकल कॉस्ट मीन इन्वायरमेंट की जो कॉस्ट है, वेड ओनली, उसको तभी नापा जाएगा, मतलब उसको तभी कंसिडर किया जाएगा एक बार जब डिमोलिशन जो होगा, उसको जो ढाना होगा, वो ज्यादा कॉस्ट करेगा उसके एब्सोल्यूशन से। एब्सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल उसका। चलो एक बार आगे पढ़ेंगे तब जाके समझ में आएगा कि ऑथर एग्जैक्टली क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट का जो रीजन है,
अच्छा अब समझ आ गया, एक सेकंड अब समझ आ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ था ये, कि डिमोलिशन जो है वो ज्यादा कॉस्ट करेगा किस चीज से, उसको माफ कर देने से। ये एब्जोल्यूशन वर्ड एब्जॉल्व वर्ड से बना है। एब्जॉल्व का मतलब क्या था, फ्री कर देना, माफ कर। तो ऑथर ने क्या बोला कि देखो सरकार के पास दो चॉइसेस हैं। अब किसी ने रूल्स तोड़ के प्रोजेक्ट बना लिया, या तो उसको माफ कर दो या फिर उसको गिरा दो, डिमोलिश कर दो। अब सरकार क्या करेगी, वो देखेगी अगर इसको गिरा देने की कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, इसको माफ करने से ज्यादा कॉस्ट इसको गिराने की आएगी, तो सरकार इसको नहीं गिराएगी। तो यही होता है कि अगर डिमोलिशन की कॉस्ट, उस प्रोजेक्ट को बंद करवाने की कॉस्ट ज्यादा आती है उसको माफ कर देने से, तो सरकार क्या करती है, उसको माफ कर देती है। तो यही हर प्रोजेक्ट के साथ होता है कि अब हो गया सो हो गया, कौन क्या कर सकता है। द कोर्ट रीजंस, कोर्ट का लॉजिक क्या है कि सरकार जो है फ्रेम कर सकती है, सरकार बना सकती है इन्वायरमेंटल एमनेस्टी स्कीम्स। इन्वायरमेंटल एमनेस्टी स्कीम्स का मतलब क्या है कि सरकार माफी दे सकती है ऐसे प्रोजेक्ट्स को, मच एज दे डू फॉर टैक्स रिफॉर्म्स। तो जैसे सरकार टैक्स डिफॉल्टर्स को माफी देती है कि चलो आपने अब तक टैक्स पे नहीं किया है तो इस साल सारा का सारा टैक्स पे कर दो, आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, ऐसे ही सरकार इन्वायरमेंटल एमनेस्टी स्कीम्स भी चला सकती है कि चलो आपने इन्वायरमेंटल रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, कोई बात नहीं, हम आपको माफ करते हैं। तो सरकार ये चीज कर सकती है। लेकिन ये जो लॉजिक है जो जस्टिफाई करता है कि आप रेगुलराइज कर रहे हो एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी को, एक अनऑथराइज्ड जगह कॉलोनी बना ली किसी ने, मान लो किसी ने घर वर बना लिया, आप ऑथराइज नहीं था, वो सही नहीं था, बट आपने उसको रेगुलराइज कर दिया फॉर इलेक्टोरल गेन, अपने खुद के फायदे के लिए, कि आपको वोट्स मिलेंगे लोगों से, कैन नॉट बी ट्रांसपोज ऑन टू वर्क। चलो एक कॉलोनी वाली चीज तो समझ में आती है कि किसी ने घर बना लिया, किसी ने कॉलोनी बना ली, ये सब तो समझ में आता है। लेकिन अगर आप ऐसे काम को जस्टिफाई कर रहे हो जो फॉरेस्ट को काट काट के बनाया जा रहा है, या फ्लड प्लेन्स में बनाया जा रहा है जहां पे एनवायरनमेंट बहुत वल्नरेबल होता है, जहां पे नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है, अगर आप वहां पे ऐसी चीजें करते हो तो ये गलत है। एमनेस्टी मीन्स बेटा माफी दे देना। तो इन्वायरमेंटल साइंस इसीलिए है एक ऐसा पूरा का पूरा फील्ड है जो प्रिसाइसली एक्यूरेटली किस चीज के ऊपर है, इंटरकनेक्टेडनेस के ऊपर, जो बताता है कि सब आपस में कनेक्टेड है। प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, माइक्रोबियल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, ये सब बंधे हुए हैं। अगर आप एक को नुकसान पहुंचाओगे तो सबको नुकसान पहुंचेगा। वेटलैंड एक अनरजिस्टर्ड प्लॉट नहीं है। वेटलैंड एक ऐसी जगह नहीं है कि आप कुछ फीस लोगे और बोल दोगे किसी को कि अपना घर बना ले, नहीं। आप बस फी लेके उसको रेगुलराइज नहीं कर सकते, वहां पे कुछ नहीं कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट, चलो अब सरकार ने क्या बोला या कोर्ट ने क्या बोला, ये हॉस्पिटल्स है, ये एयरपोर्ट है, पब्लिक के फायदे के लिए है, अब इन प्रोजेक्ट को कैसे हम बंद कर दें। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर वो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो तो वो जस्टिफाइड है। कोई भी प्रोजेक्ट अगर एनवायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, भले ही वो हॉस्पिटल क्यों ना हो, भले ही वो कोई एयरपोर्ट क्यों ना हो, अगर एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो जस्टिफाइड नहीं है। वरींगली अब चिंताजनक बात यह है कि ये जो ट्रांजैक्शनल लॉजिक था, अब कि चलो सरकार को कुछ पैसा वैसा दिया, सरकार ने क्लियर कर दिया प्रोजेक्ट को, अब इसके पास लीगल कवर भी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को सपोर्ट कर दिया। तो पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या था, वही चीज कि प्रोजेक्ट बन गया, उसने रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए, उसको डिमोलिश होना चाहिए था, उसको सरकार को ढा देना चाहिए था, बट सरकार क्या करती है, उसको क्लियरेंस दे देती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में क्या बोला कि अगर सरकार को लगता है क्लियरेंस दे दे तो सरकार क्लियरेंस दे सकती है, कुछ फीस लेके। ऑथर का ओपिनियन क्या है, ऑथर का ओपिनियन है कि भले ही वो प्रोजेक्ट कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, भले ही वो हॉस्पिटल क्यों ना हो, भले ही वो एयरपोर्ट क्यों ना हो, अगर वो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है तो उस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस नहीं मिलना चाहिए। चलो छोटी मोटी चीजों की कोई बात नहीं है कि चलो कोई रेसिडेंट कॉलोनी है, वो अनऑथराइज थी, आपने ऑथराइज कर दी, वो बात नहीं है। बात क्या है, अगर कोई फॉरेस्ट में प्रोजेक्ट बना है, अगर कोई फ्लड प्लेन्स पे प्रोजेक्ट बना है, अगर कोई वेटलैंड पे प्रोजेक्ट बना है और वो एनवायरमेंट को हद से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो चीज जस्टिफाइड नहीं है। समझ आया सभी को? चल अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। लैंग्वेज बहुत प्यारी है आज के आर्टिकल की, मजा आ गया, मतलब इस तरह की लैंग्वेज बहुत कम देखने को मिलती है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। चलो अगला पैराग्राफ।
ट्रांसपोज ऑनटू का मतलब मैं एक चीज को एक से दूसरे पे उठा के लेके जा रहे हूँ, उसको बोलते हैं ट्रांसपोज्ड ऑनटू। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। चलिए अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है। अभी जो रेट्रोस्पेक्टिव क्लियरेंसेज हैं, मतलब प्रोजेक्ट बन चुका है, अब जाके आप उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे रहे हो, मतलब पीछे जाके एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे रहे हो उसको, ये क्या बोलते हैं कि एक फाइन लिया जाए, एक फीस ली जाए, एक फाइन लिया जाए उन लोगों से जिन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ा, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया। लेकिन जन विश्वास अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स मीन्स चेंजेस, तो कुछ चेंजेस आए, इन्होंने स्ट्रिप अवे कर लिया, मीन्स हटा दिया, रिमूव कर दिया, छीन दिया जो खतरा था, जो थ्रेट था, डेंजर था जेल भेजने का और इन्वायरमेंटल लैप्स। तो अगर आप इन्वायरमेंट के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हो तो पहले क्या होता था कि आप जेल भी जा सकते थे, जेल भी हो सकती थी आपको, लेकिन अब वो जेल जाने वाला चीजों को हटा दिया गया है। अब सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी पेनल्टीज है कि आपको सिर्फ फाइन पे करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ है कि जो कंप्लायंस है, कंप्लायंस मीन रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने की जो बात है वो किस में बन गई है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एंट्री बन गई है। कोई बात नहीं, अभी चला लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन, अगर मान लो किसी ने पकड़ लिया कि हमने रूल फॉलो नहीं किया है, एक फाइन ही तो लगेगा ज्यादा से ज्यादा, क्या फर्क पड़ता है। अब लोगों की सोच ये हो गई है, पहले डर था कि कहीं जेल ना जाना पड़े तो लोग एनवायरमेंटल रूल्स रेगुलेशंस को नहीं तोड़ते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उनको लग रहा है ठीक है कॉस्ट ही तो आएगी ज्यादा से ज्यादा। और अगर कोई वेल कैपिटलाइज प्रोपोनेंट है, वेल कैपिटलाइज में जिसके पास बहुत पैसे है, कोई बहुत पैसे वाला बिजनेस वाला है, तो उसको बजट कर सकता है, दे सकता है वो फाइन, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। द लेटेस्ट जजमेंट, जो अभी लेटेस्ट जजमेंट आया है वो इस चीज को जांच नहीं रहा, लेकिन इसको सपोर्ट कर रहा है, एंडोर्स में सपोर्ट कर रहा है, इसके प्रमाइस को, इसके बेस को, इसके लॉजिक को सपोर्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि इन्वायरमेंटल डेट, एक इन्वायरमेंटल हार्म एक डेट है, आपने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया है तो आपके ऊपर एक कर्जा है, आप सेटल कर लेना बनाने के बाद, जो फाइन वाइन होगा वो पे कर देना। कोर्ट कहता है कि अगर आपने वायलेशंस को सिर्फ सिविल पेनल्टीज में रिड्यूस कर दिया, मतलब रूल्स रेगुलेशन तोड़ने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ फाइन देना पड़ेगा, तो इससे कमजोर नहीं होता है ये कॉन्सेप्ट, कोर्ट का ऐसा कहना है। लेकिन अ प्रिंसिपल मेंट टू प्रिवेंट, अगर एक ऐसा रूल है जिसका मकसद है कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, इरिवर्सिबल हार्म ना हो, इरिवर्सिबल में जिसको चेंज नहीं कर सकते, अगर आपने कोई इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कोई रूल बनाया है, आप उस रूल को ऐसे फॉलो नहीं करवा सकते कि अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो पैसे दे देना और चेक दे देना, नहीं। फाइन लेने से लोग रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इतने सारे इंसिडेंट्स आते हैं कि इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं वो तबाह हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, मतलब पूरे बर्बाद हो जाते हैं जब बहुत तेज बारिश होती है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस मिला ही नहीं था, प्रोजेक्ट बन गए थे। सेंटर को ऑथर ने एडवाइस किया कि आप इस ऑर्डर को ऐसे मत पढ़ना कि अब आपके पास लाइसेंस आ गया है, कि आप खूब सारी एमनेस्टी स्कीम्स चलाओगे, प्रोजेक्ट्स को माफी दोगे, उनसे फाइन कलेक्ट करोगे, पैसा कमाओगे और उनको अलाउ करोगे। इसको ऐसे मत समझना, आप इसको एक ऐसा ऑर्डर समझना जिससे कि आपको जो पूरा का पूरा मशीनरी है क्लियरेंस देने की, इसको आप ठीक कर सको। तो पूरा पैराग्राफ सिर्फ एक ही लाइन कह रहा था, क्या लाइन थी वो, कि सिर्फ फाइन लेने से काम नहीं चलेगा, लोग रूल्स तोड़ते रहेंगे जब तक सिर्फ फाइन ही होगा। क्वेश्चंस पे आए, ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स डिस्कस इट। हमें एरर्स बतानी है। द लेटेस्ट जजमेंट, जो लेटेस्ट जजमेंट आया है, डज नॉट एग्जामिन दिस शिफ्ट, डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एंडोर्स इट्स प्रेमाइस, एग्जामिन नहीं करता है बट सपोर्ट कर रहा है उसके प्रेमाइस को। ट्रीटिंग इन्वायरमेंटल हार्म, ये इन्वायरमेंटल हार्म को कैसे ट्रीट कर रहा है? एज अ डेट, एक कर्जे की तरह ट्रीट कर रहा है। ट्रीटिंग एनवायरमेंटल हार्म एज अ डेट, सबसे पहले तो डेट है ना, तो विच आएगा। अच्छा यहाँ पे एक प्रॉब्लम और थी ना, ये लेटेस्ट जजमेंट इसको एग्जामिन नहीं कर रहा है लेकिन क्या कर रहा है, तो जजमेंट सिंगुलर था तो एंडोर्सेस भी तो आएगा। इस शिफ्ट को एग्जामिन नहीं कर रहा है बल्कि ये कर रहा है, कॉमा लगा हुआ है, मतलब ये वाला पार्ट पूरा एक है और ये वाला पार्ट पूरा एक है। तो इसको आप सेटल कर सकते हो फैक्ट के बाद। द कोर्ट इंसिस्ट दैट, कोर्ट क्या इंसिस्ट कर रहा है, किस चीज के पीछे पड़ा है, कि अगर आप वायलेशंस को रिड्यूस करते हो, सिर्फ पेनल्टीज बोलते हो, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। डज नॉट वीकन, डज में कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि सब्जेक्ट रिड्यूसिंग था। ये वीकन कर रहा है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का, तो मतलब हेड होता है प्रिंसिपल। तो हमें बेसिकली कितनी एरर्स मिली, हमको 3 एरर्स मिली। पहली एरर थी हु की जगह विच आएगा, दूसरा प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल आएगा, और एंडोर्सेस आएगा। एंडोर्स नहीं आएगा तो समझ, जजमेंट ये कर रहा है, तो ये जजमेंट का पैरेललिज्म है। जजमेंट के आगे सिंगुलर वर्ब आएगी, तो एक तो आ गया डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और दूसरा क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सॉरी, दोनों ही सिंगुलर वर्ब होती है। तो जजमेंट ये नहीं कर रहा, जजमेंट ये कर रहा है, तो जजमेंट सपोर्ट कर रहा है इसको, तो जजमेंट इज द सब्जेक्ट, इसलिए एंडोर्सेस आया। तो आंसर इज सी। कोई दिक्कत? इट्स में क्या प्रॉब्लम है? इट्स मीन्स उसका, इट्स एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, प्रेमाइस नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा वो एडजेक्टिव होगा, तो इट्स एकदम सही। वीकन बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वीकंड, थर्ड फॉर्म भी होती है वीकंड। क्वैशिंग का हमको क्या बताना है, एक सिनोनिम बताना है और एक एंटोनिम बताना है। क्वैशन का मतलब क्या होता है, आप उसको हटा रहे हो, मतलब क्वैशिंग एक नेगेटिव टोन का वर्ड है, तो सिनोनिम नेगेटिव टोन का होगा। एमेलियोरेटिंग का तो मतलब होता है आप अच्छा फील करा रहे हो, तो ये तो नहीं हो सकता। परपेचुएटिंग का मतलब होता है आप उस चीज को आगे बढ़ा रहे हो, कोई चीज परपेचुएट करिए, आगे बढ़ा रही है। ओवरवीनिंग ऐसा इंसान होता है जो बहुत घमंडी होता है, नहीं हो सकता। अनड्रामेटिक मतलब लगातार चल रहे हो, बिना रुके आगे बढ़े जा रहे हो, बढ़े जा रहे हो। हाँ, एनलिंग का मतलब होता है रिमूव करना, हो गया। अपहोल्डिंग का मतलब है रिमूव नहीं करना, मेंटेन करना। रिवोविंग का मतलब होता है रिमूव करना, तो ये भी लग रहा है, लेकिन डाइल्यूटिंग का मतलब होता है कमजोर करना, ये पॉजिटिव टोन का होना चाहिए। तो ये वाला आंसर डाइल्यूटिंग की वजह से नहीं। तो सिनोनिम्स तो दोनों सही थे, एनल और रिवोक, लेकिन एंटोनिम सिर्फ अपहोल्ड सही था। कोई चीज नेगेटिव होगी उसका एंटोनिम पॉजिटिव होगा, एंड अपहोल्डिंग इज अ पॉजिटिव वर्ड। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? जन विश्वास अमेंडमेंट्स ने क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस को हटा दिया और फाइनेंशियल पेनल्टी लगा दी, सही बात है, जेल नहीं होगी, आपको पैसा देना पड़ेगा। पैसेज कहता है कि जो डैमेज है इसको अच्छे से कंपेंसेट कर सकते हैं पैसा देके, नहीं, इन्वायरमेंट को जो डैमेज हो पैसे से कंपेंसेट नहीं होगा। ऑथर कहते हैं कि जो वेटलैंड्स हैं और जो ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं ये अलग अलग हैं। वेटलैंड का मतलब क्या है, वो एरिया जहां पानी है वो अलग है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट अलग है। इन्वायरमेंटल सिस्टम्स जो है सब कनेक्ट डिफरेंट है, क्योंकि इन्वायरमेंटल सिस्टम्स इकोलॉजिकली इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, जिस बच्चे ने सी आंसर मार्क किया है ना, वो फंस गया बच्चा। देखो यहां तक तो सही था, ये वाली बात भी सही थी, ये बात सही थी कि वेटलैंड और ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट अलग अलग है। ये बात भी सही थी कि इन्वायरमेंटल सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं, बट ये दोनों एक दूसरे का रिजल्ट रीजन कैसे है, बिकॉज कैसे सही है? ये दोनों इसलिए अलग हैं क्योंकि इन्वायरमेंट कनेक्टेड होता है। कोई दो चीजें इसलिए अलग हैं क्योंकि चीजें इंटरकनेक्टेड है, नहीं है ये आंसर। इस बिकॉज वर्ड, दिस इज रॉन्ग, ये रिजल्ट और रीजन है ही नहीं, आप बिकॉज से कैसे कनेक्ट कर लोगे? ये दोनों अलग अलग फैक्ट्स हैं। तो आंसर इज ए, ओनली फर्स्ट। समझ आया सभी को? चलो।
कौन सा कंक्लूजन आप पैसेज से निकाल सकते हो? अगर रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन अच्छे से एनफोर्समेंट नहीं करेंगे, इसकी वजह से उनको पीछे जाके अप्रूवल देना पड़ेगा और ये रूटीन काम हो गया है, सही बात है। जजमेंट को क्या लगता है कि इन्वायरमेंट को जो नुकसान हुआ है आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो पैसा देके, सही बात है। पैसेज कहता है कि इन्वायरमेंटल गवर्नेंस को सबसे ऊपर फोकस करना चाहिए, पैसे के ऊपर, ना कि इन्वायरमेंट के ऊपर, बिल्कुल ही गलत है। ऑथर ये नहीं कह रहे, ऑथर कह रहे हैं कि इन्वायरमेंटल गवर्नेंस को सबसे ऊपर इन्वायरमेंट को रखना चाहिए, और यहाँ क्या बोल रहे हैं कि इकोनॉमी एफिशिएंसी को ऊपर रखना चाहिए, इसके ऊपर नहीं, इसको ऊपर नहीं रखना चाहिए, इसको ऊपर रखना चाहिए। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट, नॉट इकोनॉमिक एफिशिएंसी। आंसर वॉज बी। ऑथर ने बुराई करी है भाई, भर भर के बुराई करी है, सेंश्योरिंग तो है, क्रिटिकल है ऑथर की टोन। प्रेगमेटिक भी है, ऑथर प्रैक्टिकल बातें भी कर रहे हैं। सिनिकल टोन का मतलब होता है कि आपको लग रहा है कोई इंसान अच्छा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका अपना कोई, उसमें कोई ना कोई फायदा घुसा हुआ है, मतलब उसका कोई अपना कोई ना कोई फायदा है, तो उस तरह की टोन को बोलते हैं आप सिनिकल टोन। सिनिकल जनरली ना लोग होते हैं। सिनिकल लोग का मतलब क्या है, अच्छा तुम मेरी मदद कर रहे हो, तुम मेरी मदद कर रहे हो तो कम से कम तुम्हारे पास अपना कोई फायदा होगा मेरी मदद करने का, क्योंकि ऐसे तो कोई ना कोई किसी की मदद करता ही नहीं है। इस तरह की सोच को बोलते हैं सिनिकल टोन। तो ये नहीं है ऑथर की, तो आंसर इज डी, सॉरी आंसर इज सी, बोथ सेकेंड एंड। कोई परेशानी किसी को भी? क्या क्या स्कोर्स रहे? आज का पैसेज भी बहुत प्यारा था, क्वेश्चंस भी बहुत प्यारे थे। चलिए, एरर डिटेक्शन फॉर ऑल। चलिए, लेट्स डिस्कस इट। द ब्रिज वॉज बीइंग बिल्ड बाय द वर्कर्स सिंस 2024। जब भी सिंस या फॉर लगा होता है और वो किसी टाइम के बारे में बताते हैं, तो जब टेंस यूज करते हो वो परफेक्ट होता है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। तो सिंपल पास्ट या पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आ सकता, तो इसमें कर देते हैं आप द ब्रिज हैज बीन, या फिर बीइंग, हैज बीन बीइंग बिल्ट, या फिर इसको सबसे अच्छा तरीका है, वैसे कुछ ग्रामेरियंस बोलते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस होता है। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस बनेगा तो फिर ऐसा बनेगा। कुछ ग्रामेरियंस बोलते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता, तो उस केस में आप इसको ऐसे ठीक कर सकते हो, द ब्रिज इज अंडर कंस्ट्रक्शन कह सकते हो। सिंस 2024, तो आपको एरर तो बी में ही मार्क करना पड़ेगा क्योंकि बी में ही टेंस गलत है। चलो अगला, लेट द डोर बी ओपन बाय यू इमीडिएटली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही सेंटेंस है। शुगर टेस्ट स्वीट, एक फैक्ट है, जब भी आप किसी फैक्ट की बात करते हो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हो उसे। ऊपर से जितने भी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होते हैं, टेस्ट हो गया, हियर हो गया, इनको कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं बनाते।
द लेटर हैज बीन रिटन आएगा, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस जब भी होता है उसमें हमेशा याद रखना हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कोई और फॉर्म आ ही नहीं सकती वर्ब की पैसिव वॉइस में। द फील्ड इज बीइंग प्लोड बाय द फार्मर्स नाउ, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। कोर्स एवरीवन इन एडिट डिटेक्शन, जितने बच्चों को कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है प्लीज बेटा एक बार ग्रामर ग्रंथ बैच पूरा देख लो, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत गहराइयों में क्लियर हो जाएंगे, या फिर 120 रूल्स ऑफ ग्रामर देख। चलिए आ जाते हैं स्किमिंग पे। टेम्पररी रिस्पाइट, रिस्पाइट में सुकून, थोड़ा बहुत सुकून मिला है। जून 2026 का जो डेटा आया है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। ऑल द बेस्ट एवरीवन। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, लगभग 5,500 बच्चे सेशन देख रहे हैं, जितने लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे। परफेक्शन बैच की क्लास होगी आज 11 बजे होगी। आज की परफेक्शन बैच की क्लास में हम ग्रामर करने वाले हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि सभी लोग जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो 11 बजे से पहले पहले ले लेंगे। आज की परफेक्शन बैच की क्लास में आ जाएंगे, आपका NB60 कोड लगेगा, आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए लेट्स डिस्कस इट। जून 2026 का डेटा आया, एक सरप्राइज की तरह आया। ग्रोथ रेट इतना आया, ये अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि प्रॉब्लम्स चल रही थी यहाँ से। ग्रोथ इसलिए भी आया क्योंकि बेस कम था, क्योंकि पिछले जून में जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत खराब थी। फिर भी चलो स्ट्रेंथ तो है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ा क्योंकि सेक्टर से पुश मिला। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का भी ग्रोथ अच्छी हुई, नॉन ड्यूरेबल सेक्टर भी अच्छा गया। डेटा ने बताया कि एक्सपोर्ट्स भी हमारे बढ़ गए। सब बढ़िया बढ़िया बातें चल रही हैं। कैपिटल गुड सेक्टर में भी ग्रोथ हुई, ये सेक्टर डबल डिजिट ग्रो किया, ये अच्छा है इकोनॉमी के लिए, बट कुछ रिस्क भी है। अभी तक सारी अच्छी बातें चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स की बात बताएंगे। कैपिटल क्रिएशन ही है, मतलब सरकार ही खर्चा कर रही है जिसकी वजह से ग्रोथ हो रही है। और बहुत सारी अनसर्टनिटीज भी है इन सब चीज़ों को लेके।
सीजनल ग्रोथ भी है। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो है बढ़ गया क्योंकि इतनी गर्मी थी। माइनिंग सेक्टर में लेकिन कॉन्ट्रैक्शन आया, लेकिन फिर वो जून में बढ़ गया। ये टेम्पररी है क्योंकि अभी जो मानसून है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। इकोनॉमिस्ट ने बोला कि मानसून इस बार कम भी हो रहा है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आएंगी। हो सकता है वेस्ट एशिया में लड़ाई रुक जाए, तो इसकी जो उम्मीदें हैं वो भी खत्म होती जा रही हैं। इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस भी ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी, परचेजेस नहीं करेंगे लोग, सेविंग्स ज़्यादा करेंगे। तो इकोनॉमी अभी तक तो स्ट्रांग रही है, लेकिन स्ट्रांग रहेगी या नहीं रहेगी फ्यूचर में पता नहीं। लोग की नीड्स ऐसी होती हैं कि सिर्फ ये रेजिलियंस से काम नहीं चलेगा। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट खराब रहेगा तो सरकार को चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। चलो ऊपर ऊपर से हमने कर लिया। ऑथर जो कह रहे हैं कि सरकार की वजह से जो एक्सपेंडिचर हो रहा है ये कंटिन्यू करना चाहिए, मतलब ये जो है मेन इंजन है, इस चीज को कौन सी चीज वीकन करेगी, कमजोर बनाएगी। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स जो है इनमें बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। इसमें सरकार के खर्चे की या किसी और के खर्चे की कोई बात ही नहीं हो रही है, ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट और हाउस होल्ड कंजम्पशन बढ़ते जा रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन कर लेंगे, सरकार को बीच में नहीं आना पड़ेगा। सही बात है, यही वीकन कर रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि सरकार को ही सारा खर्चा करना है, यहाँ कह रहे हैं नहीं सरकार को खर्चा करने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट सेक्टर खर्चा कर लेगा। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की ग्रोथ हुई है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, खर्चे की बात ही नहीं हो रही, कौन खर्चा कर रहा है। आउटपुट, माइनिंग का जो आउटपुट है वो तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ पे भी खर्चे की बात ही नहीं हो रही, कौन खर्चा कर रहा है। तो खर्चे की बात बी में हो रही है। ऑथर ने बोला कि सरकार को खर्चा करना पड़ेगा, बी में बोल रहे हैं नहीं प्राइवेट सेक्टर भी खर्चा कर लेगा, तो मतलब ऑथर की बात सबसे ज्यादा कमजोर पड़ रही है बी ऑप्शन से। कौन सा अजम्पशन सबसे ज्यादा बेसिक है ऑथर के रिकमेंडेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरकार को खर्चा करना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन अजम्पशन है कि सरकार, ऑथर कौन सी बात मान के चल रहे हैं। अजम्पशन का मीनिंग क्या होता है, कौन सी बात मान के चल रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट से कभी भी खराब रिजल्ट्स नहीं आते, इसमें खर्चे की बात ही नहीं हो रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो बड़ा है वो सरकार के इन्वेस्टमेंट की वजह से बड़ा है, हो सकता है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स जो है गिर जाएंगे, इसमें भी कोई खर्चे की बात नहीं हो रही। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर का बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होता है देन द करेंटली अवेलेबल ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ डिमांड। तो जो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो हैज अ स्ट्रॉन्गर एंड मोर डिपेंडेबल मल्टीप्लायर इफेक्ट, मतलब इससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो करती है अभी जो बाकी के सोर्सेज हैं उसके कंपैरिजन में, तो ये भी सही लग रहा है। तो ऑथर ने क्या बोला कि सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाते रहना चाहिए। तो कौन सी बात है जो अजम्पशन है ऑथर का, अजम्पशन यही है कि सरकार पैसा लगाती रहेगी तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी भी ग्रो करती रहेगी। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इकोनॉमी ग्रो करती है जब पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो आंसर इज डी। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के। आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। नेल आवाज होती है कि कोई चीज खत्म हो रही है। लैंग्वेज बहुत ही कमजोर सा जिसमें एनर्जी ना हो। मॉलिफाई आप किसी को सुकून दे रहे हो। नॉन चैलेंज जिसको किसी बात की चिंता नहीं है। ओविएट करना, आप किसी चीज को हटा रहे हो, उसकी जरूरत को हटा रहे हो। ई सी बी ए एंड डी। प्रीवियस ईयर इडियम्स पे आ जाते हैं। अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब अचानक से अनएक्सपेक्टेड सी चीज हो गई। अब फिश आउट ऑफ वाटर, आप अनकंफर्टेबल हो। अ फूल्स पैराडाइज मतलब आपको खुशी है लेकिन झूठी खुशी है वो। अ स्नेक इन द ग्रास, छुपा हुआ दुश्मन आपका। एन अपहिल टास्क, बहुत मुश्किल काम, हरक्यूलियन टास्क। बी डी सी ए एंड ई। 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट्स में लिखने हैं। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखें। एवरीवन हैज टू राइट देम, है ना। जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम है प्रभ सैनी। बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना कि कमेंट आप ही ने किया था, टीम आपके घर आपकी बुक भिजवा देगी। परफेक्शन 8.0 स्टार्ट हो चुका है। अच्छा आज ग्रामर की क्लास नहीं है, आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मेंस की क्लास है। तो आज हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मेंस लेवल का करने वाले हैं। अभी कुछ दिनों से हम प्रीलिम्स लेवल की रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कर रहे थे, आज हम बहुत अच्छे लेवल का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करने वाले हैं। तो जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसको हम प्रीलिम्स लेवल से स्टार्ट करते हैं, मेंस लेवल तक लेके जाते हैं। इस तरीके से उस टॉपिक को करते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग हो जाए।
अगर आपने अभी तक प्रोफेशन 8.0 ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेक श्योर करना कि आप आज के आज ज्वाइन कर लो हर हालत में, और आप पहली क्लास से देखना स्टार्ट करोगे। आपके पास सैटरडे संडे आएगा, ब्रेक मिल जाएगा आपको, आप ये सारी की सारी क्लासेस देख सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा इस वीक, फिर अगले वीक हम पैराजंबल को स्टार्ट करेंगे। हर टॉपिक को हम इसी तरीके से लेके चलते हैं, ठीक है। अगर आप 1 घंटा एडिटोरियल 1 घंटा प्रोफेशन में रेगुलरली आ जाओगे तो आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बट उसके लिए आपको कम से कम मुझे 3 महीने देने पड़ेंगे। यहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस को, यहाँ से यस ऑफिसर एप्लीकेशन पे ये क्लासेस होती है, बहुत ही कम फीस है जिसमें आपको कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जिसमें वो सारे बैचेस मिल जाते हैं। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोड आपका सफलता लगेगा, आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। जिन बच्चों को रिन्यू करवाना है वो रिन्यू करवा सकते हैं, जिन बच्चों को रिकॉर्डेड से लाइव में अपग्रेड करवाना है वो अपग्रेड करवा सकते हैं, जिन बच्चों को मॉक टेस्ट ही देने हैं बस वो मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म भी ले सकते हैं ऑफिसर लैब का। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगी आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लोगे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। बट मेक श्योर करो क्लासेस में रेगुलरली आओ, एक सिंगल सेशन कोई भी बच्चा किसी भी हालत में मिस ना करे, ना ही परफेक्शन का, ना ही एडिटोरियल का। इस सेशन के लास्ट में मुझे फीडबैक जरूर देना आज की क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं परफेक्शन की क्लास में 11 बजे।